हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मित्रों आज आप लोगों के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के आया हूं। आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने आसान तरीके से आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा, आप देखिए इसे, आपको खुद लगेगा कि सारे प्रश्न इस टॉपिक से फंस रहे हैं, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जा रहा है। अर्थव्यवस्था ऐसी चीज़ है जो कि ये डायनामिक सब्जेक्ट है, ये समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं आपको इतनी सरलीकृत करके समझाऊंगा कि आपको लगेगा कि इससे सरल विषय कुछ हो ही नहीं सकता। तो ज़रा देखिए हमको क्या क्या अर्थव्यवस्था में पढ़ना है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम आपको ये बताएंगे, अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा क्या है? अर्थ एवं परिभाषा। ध्यान से पूरे टॉपिक को आप समझना, मैं एक एक टॉपिक को आपको बताऊंगा। दूसरे टॉपिक में हम आपको अध्ययन कराएंगे समृद्धि तथा विकास, समृद्धि तथा विकास एवं उसके मापन, समृद्धि तथा विकास एवं उसके मापन, उसके मापन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके जस्ट बाद हम बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी के बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या है? फिर उसके बाद राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी की बात करेंगे। राजकोषीय नीति, इसमें हम लोग कर पढ़ेंगे, टैक्स, फिर हम लोग ऋण पढ़ेंगे, फिर हम लोग व्यय पढ़ेंगे। ये दोनों मिलकर बजट बनता है, तब बजट भी हम इसी टॉपिक में अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में मित्रों हम पढ़ेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग का अध्ययन करेंगे। फिर इसी क्रम में मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति क्या है और मुद्रा संकुचन क्या है? मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले आप पूरा टॉपिक को समझ लीजिए, तब उसके बाद सारी चीज़ों को हम आपको बताते हैं। इसकी क्रम में हम राष्ट्रीय आय तो हो गया, मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन, फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार के बारे में हम पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, और इसी में फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे संस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, IFC हो गया, ये तमाम सारी संस्थाओं के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। गरीबी भी पढ़ेंगे, जनसंख्या पढ़ेंगे, जनसंख्या क्या है पढ़ेंगे, शेयर बाजार भी पढ़ेंगे, शेयर बाजार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें एक सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में हम और तमाम सारे इसके जो शब्दावली है, हेजिंग, हवाला, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये शेयर मार्केट, जनसंख्या, गरीबी, ये तमाम सारे जो टॉपिक हैं इसके जो महत्वपूर्ण हैं इसकी बात करेंगे। नीति आयोग पढ़ेंगे, जिसका पहले इसका नाम था योजना आयोग, फिर नीति आयोग, वित्त आयोग, ये तमाम सारे टॉपिक को हम इसमें क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको सारी चीज़ों को एक सिस्टम से समझाता हूँ। ज़रा समझिए मित्रों, लगभग 9 साल तक मेरा कोचिंग पढ़ाने का जो अनुभव रहा, बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। ये विषय को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, क्योंकि ये प्रश्न जब आते हैं तो इकोनॉमी शब्द से बच्चे जो है घबराने लगते हैं, लेकिन वास्तव में बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आपको समझ में आने लगे। आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ पूरा टॉपिक है, ज़रा आप समझिएगा। मैं आपको इस कदर समझाऊंगा कि आप स्वयं कहेंगे कि गुरुजी ये तो भूलता ही नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो आप भुला करके दिखाइएगा, मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। समझ रहे हैं? और बहुत ईमानदारी से, बहुत शिद्दत से मेरे दोस्त मेहनत करो,
क्योंकि याद रखना, बंदगी से इस तरह नहीं मिलती है जिंदगी, मेहनत करने से तक तो ताज मिलता है, सोने से भीख तक नहीं मिलती। अगर आपको तक तो ताज पाना है तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए ये क्लास लेकर आया हूँ कि आप लोगों को सारे पूरे जीएस को जितने भी हैं सब निःशुल्क आप लोगों को उपलब्ध हों और बहुत आसान तरीके से आपको पूरी चीज़ें उपलब्ध हों, ताकि आप लोग कोई भी परीक्षा दें तो ये सब जगह काम आएगा, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी चीज़ की तैयारी करें, हर जगह आपको इस विषय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बहुत शिद्दत से मेहनत करें। देखिए, याद रखिए, ज़्यादा पढ़ने वाले सिलेक्शन नहीं पाते, सही दिशा में पढ़ने वाले सिलेक्शन पाते हैं। तो हम आपको वही बताएंगे जो परीक्षा में आएगा, ये मान कर चलिए। क्योंकि देखिए, आप लोगों के लिए स्पेशल मैं क्लास लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप सोचे सर्विस में होने के बाद भी मैं जो है आप लोगों के लिए मैं टाइम निकालता हूँ कि आप तक मैं अपने ज्ञान को पहुँचाऊँ। तो आप इसे खूब मन से पढ़ें और अच्छे से चीज़ों को समझें। चलिए, अब इसके बारे में हम आपको इसको आप जल्दी से नोट कर लें कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो थोड़ा सा सारे टॉपिक के बारे में एक हल्का सा आउटलाइन आप लोगों को मैं देता हूँ। चलिए मित्रों, तो ध्यान से चीज़ों को समझते चलें, बहुत मज़ा आएगा आपको इस टॉपिक को पढ़ने में और सारी चीज़ें आसान लगेंगी। तो सबसे पहले आपको मैं बेसिक चीज़ से ही स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे आपके समझ लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था है क्या, ये पहले हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई देश है, जब ये कोई देश है तो यहाँ 3 काम होता है। पहला काम होता है उत्पादन, और दूसरा काम होता है वितरण, और तीसरा काम होता है उपभोग। ध्यान से समझना, उत्पादन 2 तरीके का होता है, एक होता है वस्तु का और दूसरा होता है सेवा का। उपभोग भी 2 तरह का होता है, वो एक होता है टिकाऊ और दूसरा होता है गैर टिकाऊ। अब जरा समझो, उत्पादन क्या है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों के माध्यम से मानव के लिए उपयोगी बनाना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन 2 तरीके का होता है, एक वस्तु, एक सेवा। वस्तु उसे कहते हैं जिसे आप देख सकें, छू सकें, पकड़ सकें। जैसे टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर, ये सब क्या है? वस्तु है। सेवा उसे कहते हैं जिसे ना आप छू सकें, ना देख सकें, ना पकड़ सकें, केवल महसूस कर सकें। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, अब आपसे मैं पूछूँ आपको मैंने कै किलो पढ़ाया, तो ना आप इसे देख सकते हैं, ना तो पकड़ सकते हैं, ना केवल महसूस कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सेवा है। वितरण का मतलब बांटना, उपभोग का मतलब जो उपयोगिता है उसे समाप्त करना। जैसे एग्जाम्पल तौर पे ये मार्का बने दिल्ली में, और दिल्ली में ही रह जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है। दिल्ली से आ गया प्रयागराज, ये हो गया वितरण, बढ़ गया कई जगह। चलिए, प्रयागराज आ गया, अभी किसी दुकान में रखा रहे तो इसका कोई मतलब है नहीं। इसे मैंने खरीद लिया, जेब में रख लूँ तो इसका कोई मतलब है नहीं। मैंने बोर्ड पर लिख दिया, ये हो गया उपभोग। मतलब ये उत्पादन हुआ है। उत्पादन क्यों हुआ? इसमें उपयोगिता डाली गई, और इसकी जो उपयोगिता है ये लिखने की, उसे मैं क्या कर रहा हूँ? लिख के समाप्त कर रहा हूँ। उपभोग भी 2 तरीके का होता है, एक टिकाऊ, दूसरा गैर टिकाऊ। टिकाऊ उसे कहते हैं जिसे एक बार नहीं बार बार यूज करें। जैसे टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर, कपड़ा लत्ता, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं। सेवा उसे ये टिकाऊ है। और गैर टिकाऊ किसे कहते हैं? जिसे केवल एक बार यूज करें, दोबारा यूज कर पाना संभव ना हो। जैसे हम खाना खा लें और कह दे चल फिर निकर फिर खाएंगे, संभव है नहीं, तो ये गैर टिकाऊ है। सर में चमेली का तेल लगा लो, कह दे चल फिर निकर फिर लगाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पानी पी लीजिए और कहिए फिर निकर फिर पिएंगे, संभव नहीं है। मतलब उपभोग प्रक्रिया में जिसे तत्काल समाप्त कर दिया जाए उसे हम क्या कहेंगे? गैर टिकाऊ। अब इसकी हम परिभाषा करेंगे कि जब किसी देश में उत्पादन, वितरण और उपभोग ये तीनों प्रक्रियाएं संपादित की जाती है तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आई बात? जब हम किसी देश में उत्पादन, वितरण और उपभोग ये तीनों प्रक्रियाएं संपादित करते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरी चीज, सीमित संसाधन के बीच में
सीमित संसाधन के बीच में असीमित आवश्यकता की पूर्ति करना, असीमित आवश्यकता की पूर्ति करना अर्थशास्त्र कहलाता है। कैसे? इस दुनिया में हर चीज सीमित है, समझने पे फोकस करिए। वो दुनिया में हर चीज सीमित है, लोगों की आवश्यकताएं असीमित है। जैसे 100 रुपए लेकर बाजार जाओ तो ये पैसा क्या है? सीमित है। लेकिन जैसे ही बाजार गए, मन कहा थे फुल्की खा लो, मन कहा थे चाट खा लो, मन कहा थे रसगुल्ला खा लो, मन कहा थे कपड़ा ले लो, मन कहा थे ओहू ले लो, मन कहा थे येहू ले लो। मतलब आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। लेकिन जेबों में कितना है? 100 रुपए। मतलब ये सीमित संसाधन के बीच में बहुत सारी आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। इसी में हम सारी चीज़ें इसी तरह से पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ट्रिपल P मॉडल पे चलती है। अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि होता है, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग होता है, तृतीयक क्षेत्र सेवा होता है। तो ये तमाम सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अभी मैं आपको केवल ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था में आखिर हमें पढ़ना क्या है। जब ये जान जाएंगे तब फिर हम सारी चीज़ों को एक एक टॉपिक आपको पढ़ाना सिस्टम से लगातार स्टार्ट करेंगे। चलिए, और कैसे पढ़ाएंगे आप इस टेक्निक को भी समझते रहें कि चीज़ें आपको कितना आसान लगने लगेंगी। जो चीज़ों से आप घबराते हैं वो आपको एकदम सरल लगने लगेगी। ध्यान से समझिए, गारंटी है मेरी, मैं जीवन भर के लिए इकोनॉमिक्स से आपकी निराशा दूर कर दूंगा। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहें। समझ रहे हैं? क्योंकि लगभग 9 साल मैंने सेवा दिया और इसको आप पढ़ें और बहुत व्यवस्थित तरीके से समझें। अगर सारी चीज़ें के लिए अच्छी लगने लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका सुझाव भी मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों स्वागत है। मुझे मेरा मकसद ये है कि मैं जो वास्तव में कि सर्विस में रहने के बाद बहुत ज़्यादा तो सेवा नहीं कर सकता, लेकिन जो भी टाइम निकाल सकूं आप लोगों को वो चीज़ों को मैं दूं, सही चीज़ें आप तक पहुँचे ताकि आप सही चीज़ों के माध्यम से जल्द सिलेक्शन लें। क्योंकि आप कितने बड़े विद्वान इससे मतलब नहीं है। आज 21वीं शताब्दी में लोग सिलेक्शन चाहते हैं। आप अगर कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, आपके परिवार का दुख दूर हो जाएगा, आर्थिक रूप से आप मजबूत हो जाएंगे, तब उसके बाद आप चाहे जो करें। तो इसके लिए आपको रात दिन मेहनत करना होगा। चलिए आगे हम थोड़ा सा समझाते हैं दूसरे टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो दूसरे टॉपिक में था समृद्धि तथा विकास, समृद्धि तथा विकास एवं उसके मापन। तो समृद्धि तथा विकास इस टॉपिक पे हम अध्ययन करेंगे। समृद्धि शब्द का विकसित देश में प्रयोग, सारे टॉपिक को अभी आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। समृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश में करते हैं, विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश में करते हैं। समृद्धि एक संकुचित विचारधारा है, विकास एक व्यापक विचारधारा है। समृद्धि को मापने के लिए राष्ट्रीय आय का केवल प्रयोग करते हैं, जीडीपी का प्रयोग करते हैं, जबकि विकास को मापने के लिए एचडीआई और पीक्यूएलआई का भी प्रयोग करते हैं। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने दिया? तो जरा समझिएगा, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े हुए पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दिया। और समर्थकों में सिंगर हंस और अमर्त्य सेन हैं। इसमें बताए कि जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, मृत्यु दर, हर साल ये रैंकिंग भी निकलती, तो सारे डाटा भी आपको मैं करंट अपडेट करूंगा। पीक्यूएलआई फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे। इसी में हम समावेशी विकास की बात करेंगे। तो समावेशी विकास क्या है, धारणीय विकास क्या है? धारणीय विकास, तो समावेशी विकास का मतलब है विकास की ऐसी लहर की कोई वर्षा की ओट में न रह जाए। जिस तरह प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, उसी तरह से सरकार को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे तो हम कहेंगे विकास समावेशी है, अन्यथा समावेशी नहीं है। मतलब समझें, जैसे सरकार कोई योजना बनाए तो उसका लाभ कुछ ही लोग नहीं बल्कि सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंचे तो हम कहेंगे विकास समावेशी है, अन्यथा समावेशी नहीं है। धारणीय विकास का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इक्वलिटी डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करते हुए इसका लक्ष्य रखा गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी का, और समावेशी तथा धारणीय का लक्ष्य रखा गया 12वीं पंचवर्षीय योजना में। धारणीय का मतलब है कि वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकता में किसी भी प्रकार की कोई कटौती ना किया जाए। मतलब समझें,
आप थोड़ा सा समझे, बहुत स्लो समझाऊंगा, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपको टॉपिक बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है। तो धारणीय विकास का मतलब क्या है कि वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकता में कोई कटौती ना किया जाए, अर्थात जितना पर्यावरण हम आज यूज कर रहे हैं उतना आने वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर देना ही धारणीय विकास कहलाता है। जरा समझो, जो जल कभी निःशुल्क मिला करता था आज अरबों खरबों का बिजनेस हो रहा है। इसी तरह विकास करते रहो, पर्यावरण प्रदूषण करते रहो, तो आने वाली जनरेशन को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन बिकने लगेगा। 10 रुपया का लोगे, नाक में लगाओगे, कुछ दूर चलोगे और ख़त्म हो गया बीच सड़क में, तो आप सीधा समाप्त हो जाओगे। तो वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकता में कोई कटौती ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ों को हम दूसरे टॉपिक में अध्ययन करेंगे। फिर तीसरे टॉपिक में हम बेरोजगार की, इसको और विस्तार से सारी मैं एक आउटलाइन आपको दे रहा हूँ। फिर अगले टॉपिक में हम बेरोजगारी पढ़ेंगे। भारत में बेरोजगारी तो आप जान ही रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या है। मौसमी बेरोजगारी क्या है, छिपी बेरोजगारी क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, ये तमाम सारी बेरोजगारी के बारे में बताएंगे। बेरोजगारी का कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर इसी क्रम में हम राजकोषीय नीति की बात करेंगे। तो राजकोषीय नीति का मतलब है सरकार की नीति क्या हो, किसके लिए हो, ये बताने वाली नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। अब सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, तो देखिए 1929 और 30 में एक विश्वव्यापी मंदी का आपने नाम सुना होगा। जब 1929-30 की विश्वव्यापी मंदी आई तो इसके पहले सरकार केवल 3 काम किया करती थी: शांति व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय। शांति व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय, इसके सिवा कोई काम नहीं किया करती थी। उसी समय जब 1929-30 की विश्वव्यापी मंदी छा गई तो पूरी अर्थव्यवस्था टूट गई, चरमरा गई। उस विषम परिस्थिति में एक अर्थशास्त्री उभर कर सामने आए जिनका नाम था कीन्स, और इन्होंने कहा जब सरकार का दायित्व है शांति व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय करना, तो सरकार का काम ये भी होना चाहिए जन कल्याण करना। इसलिए राजकोषीय नीति के जनक क्या कौन माने जाते हैं? कीन्स माने जाते हैं। सरकार क्या करती है? राजकोषीय नीति के माध्यम से समाज में विषमता को कम करने का प्रयास करती है, अर्थात अमीरों से टैक्स लेती है और गरीबों पे निचोड़ने का काम करती है ताकि विषमता कम से कम हो जाए। देखिए समाज में राजकोषीय नीति के देखिए 3 अंग होते हैं, एक कर है, एक ऋण है। ये दोनों सरकार के साधन हैं और व्यय करना सरकार का लक्ष्य है। कर लगाएगी, कम पड़ेगा तो ऋण लेगी और उसके बाद जनता के कल्याण के लिए व्यय करने का काम करेगी। तो एक एक टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ेंगे। कर के बारे में, कर की शुरुआत कैसे हुई, इसके स्लैब क्या हैं, आनुपातिक कर क्या है, प्रगतिशील कर क्या है, जितने भी कर हैं, ऋण है, व्यय कितने प्रकार का होता है, ये सारे इसके फैक्ट और इसके डाटा को लेकर के हम अध्ययन करेंगे और आगे इसको बढ़ेंगे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम राजकोषीय नीति के बारे में अध्ययन करेंगे, ये तमाम सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। आगे मुद्रा एवं बैंकिंग है। तो मुद्रा का विस्तार विकास कैसे हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली आई, फिर गोल्ड मुद्रा, रजत मुद्रा, कैसे कैसे मुद्रा का विकास हुआ। फिर आरबीआई आया। आरबीआई एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जारी करती है और किस तरह से अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का काम करती है। पूरा मौद्रिक नीति के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बहुत आसान तरीके से चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हम बात करेंगे मुद्रास्फीति एवं संकुचन। मुद्रास्फीति एवं संकुचन इसके बारे में बात करेंगे। स्फीति का मतलब होता है फैलाव और संकुचन का मतलब होता है मंदी, और स्फीति को हम एक महंगाई भी कह सकते हैं। जरा समझिए, यदि डिमांड अधिक है, सप्लाई कम, तो ये कंडीशन स्फीति की होगी, और यदि सप्लाई अधिक है, डिमांड कम, तो ये कंडीशन संकुचन की होगी। कैसे? आप बाजार जाते होंगे तो आप देखते होंगे लोग कहते हैं महंगाई डाइन खाए जाती। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दुनिया में अगर आपकी सप्लाई कहीं भी ज़्यादा हो गई तो आपकी वैल्यू समाप्त हो जाएगी। मान लो किसी की शादी हो जाए और ससुराल वो 10 साल बाद जाए
तो आप खुद बताइए, ससुराल में उसकी डिमांड होगी कि नहीं? आस पड़ोस के लोग खूब मुस्कुराएंगे, बहुत दिन बाद आए हैं, बड़ा स्वागत सत्कार करेंगे, ससुर जी भी बहुत सम्मान करेंगे। अब पता चले वही दामाद दिन भर ससुरालय में बैठा रहे, प्लस सप्लाई ज़्यादा रहे और डिमांड हुआ रहबे न करे, और कह दें एक गिलास पानी दे दो, सीधा कह दें जा खो बढ़ा लेके पी ले, जब देखे बैठे रहते हो। ये संसार का नियम है, कहीं भी आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी किसी भी वस्तु की या कोई भी, तो उसकी वैल्यू अपने आप समाप्त हो जाएगी। आप ज़रा समझें, अगर मिर्चा मार्केट में महंगा होता है तो एक एक मिर्चा थोड़ा थोड़ा डालने का प्रयास करते हैं, और वही चीज़ें अगर सस्ती हो गई तो उसकी वैल्यू लाल वाल मिर्चा सब फेंक देते हैं। कहने का मतलब ये है मेरा कि, और ये दोनों कंडीशन खराब भी हैं, क्योंकि इतने मोटे भी ना हो जाओ कि चलने के लिए परेशान हो जाओ, और इतने पतले भी ना हो जाओ कि चल ही ना पाओ। इतनी महंगाई भी ना हो जाए कि कंज्यूमर खाने के लिए परेशान हो जाए, और इतनी मंदी भी ना हो जाए कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। चीज़ों को समझें। जैसे बाज़ार में मान लो टमाटर की दुकान एक हो और ख़रीदने वाले बहुत सारे लोग, तो बेचने वाले का भाव बढ़ जाएगा। आप कहेंगे भाई का भाव दियो, कहेगा 10 रुपया किलो। भाई कम कही दो 200 रुपया किलो। भाई कम कही दो 1000 रुपया किलो। अरे भाई कम कही दो 3000 रुपये। अरे भाई कम कही दो 5000। मतलब पलक झपकाओ कीमतें बढ़ती जाएंगी। तो बताओ क्या आप टमाटर खा पाओगे? नहीं। इस कंडीशन को कहते हैं मुद्रास्फीति। महंगाई मतलब मुद्रा की वैल्यू कम हो गई और मुद्रा का विस्तार हो गया। एक ज़माना रहा कि अगर 5 रुपया कोई विदाई दे देता तो लगता था बहुत पैसा दे दिया, कहाँ खर्चा करेंगे। अब आज कौन 100 दे देता है तो नहीं समझ में आता। कहने का मतलब मुद्रा का विस्तार तो हो गया, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता कम हो गई। वही आप बाज़ार में सोचिए, टमाटर पूरे बाज़ार में भरा पड़ा है, अब खरीदने वाला कोई नहीं। अब आप कह दो भैया का भाव टमाटर दियो? साहब 5 रुपया किलो। देखो विक्रेता का भाव डाउन। तुम का भाव दियो? हम साहब 2 रुपया किलो दें। तुम का भाव दियो? हम साहब 1 में दें। ए भाई तुम का भाव दियो? हम साहब 50 पैसा में दें। ए भाई तुम का भाव दियो? हम साहब फ्रीए में दें, ले जाओ। आप जरा समझो, कीमतें बढ़ती गई तो आप खाने के लिए परेशान, और कीमतें गिरती गई तो किसान आत्महत्या करने के लिए परेशान। जरा समझो दोनों कंडीशन खराब है कि नहीं। वही लिए मैं कहा कि इतने मोटे भी ना हो जाओ कि चलने के लिए परेशान, और इतने पतले भी ना हो जाओ कि फूंक दे उड़ जाओ। जिस तरह शरीर के लिए मेंटेनेंस ज़रूरी है, उसी तरह अर्थव्यवस्था के लिए भी मेंटेनेंस ज़रूरी है। स्थिरता के साथ देश का विकास हो। तो हम इस टॉपिक में बताएंगे। अभी तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा बहुत चीज़ें समझा रहा हूँ कि स्फीति क्या है, संकुचन क्या है, फिर बताएंगे इसके कारण क्या है, इसके निवारण क्या है। ये तमाम सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे हम इस टॉपिक में। इसी के जस्ट बाद फिर हमको योजना आयोग के बारे में बताएंगे, नीति आयोग के बारे में बताएंगे, गरीबी के बारे में बताएंगे, सापेक्ष गरीबी क्या है, निरपेक्ष गरीबी क्या है, गरीबी के कारण क्या है, जितनी श्रीरंगराजन या तेंदुलकर रिपोर्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? एक देश के अंदर व्यापार किया जाए तो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। एक देश का व्यापार विश्व के साथ हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। भुगतान संतुलन क्या है, किस तरह से विदेशी अंतर प्रवाह बहिर्प्रवाह होता है, इसके बारे हम चर्चा करेंगे। फिर शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को शेयर मार्केट जब पेपर पढ़ते सेंसेक्स शेयर बॉन्ड हमें नहीं लगता, हम आपको ऐसा समझाएंगे कभी भूल नहीं पाएंगे। शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। अगर शेयर का मतलब हिस्सेदारी, किसी भी कंपनी किसी भी चीज़ में पैसा लगाए, अगर उसमें लाभ हुआ तो लाभ मिलेगा, और लाभ नहीं हुआ तो उन कंपनी को हानि, तो आपको हानि। शेयर मार्केट में एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, एक साथ डूबेंगे एक साथ उतराएंगे, हम तो जाएंगे सनम साथ में लेके जाएंगे। लाभ होगा तो देंगे, हानि होगा तो नहीं देंगे। बात समझ गए? तो इस तरह से हम शेयर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे।
तो आज मैं एक ऐसे ही इंट्रोडक्शन के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। अब अगली क्लास में टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको आराम से समझाएंगे। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक। कमेंट करके अवश्य बताएं क्लास कैसी लगी। ईमानदारी से पढ़ें, भरोसा रखें मुझ पर, क्योंकि मैं खुद एक सिलेक्टेड व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ भरोसा रखें। सिलेक्शन कोई दूर नहीं है और बहुत समझ लीजिए कि अपना बहुत बहुमूल्य टाइम किसी तरह निकाल करके मैं आपके बीच में हूँ, क्योंकि दिन भर ड्यूटी पे रहता हूँ, फिर किसी तरह शाम को मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। निःशुल्क सेवा रहेगी और जो चीज़ें आपको मिलेगी, जिस चीज़ को पाने के लिए लोग दौड़ते हैं, मैंने भी इलाहाबाद में काफ़ी दिन तक सेवा किया, कई संस्थाओं में पढ़ाया, इधर रेवाड़ी, राजस्थान, नारनौल, ये तमाम सारे क्षेत्रों में मैंने सेवा दिया। तो मुझे लगा कि मैं बच्चों को क्यों ना जो भी मेरे पास टाइम है, जो भी मेरे पास ज्ञान है, उन तक पहुंचाने का काम करूं। आप मेरा बस इतने हैं कि इस क्लास को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का काम करें ताकि सबको लाभ मिल सके। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।